भारत से मुंह की खाने के बाद भी तुर्की ने एक बार फिर से वही घटिया हरकत की है। लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ तुर्की को जवाब दिया है, बल्कि कि तुर्की के सबसे बड़े हेडक्वार्टर को ही इस वक्त भारत ने निशाने पर लिया है। और इस वक्त तुर्की बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। जो तुर्की भारत के एक के बाद एक वार्निंग देने के बावजूद नहीं समझ रहा था। यहाँ तक कि भारत ने उसकी गैस पाइपलाइन को तबाह किया। इसके बावजूद भी तुर्की के लिए शायद यह सबक सीमित था। लेकिन अब भारत को लेकर के एक बार फिर से तुर्की ने वही करने की कोशिश की जिसको लेकर के भारत ने तुर्की को पहले ही वार्न किया था। दरअसल तुर्की को लगा कि वह अपने ड्रोन से भारत को निशाना बनाएगा और भारत उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तुर्की शायद यह भूल चुका था कि भारत वो देश है जो जब किसी दुश्मन को जवाब देता है तो सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि उसकी सांस रोक देने वाली नसों पर सीधा वार करता है। तुर्की ने जब भूम सागर में भारतीय युद्धपोत को घेरने की नाकाम कोशिश की, तब भारत ने सिर्फ उसकी ऊर्जा लाइन को काट के पहला सबक तुर्की को दिया था। लेकिन तुर्की को सबक शायद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके राष्ट्रपति एर्दोगन एक बार फिर से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते हुए कह दिया कि भारत अगर भूमध्य सागर में आता है तो वो अपने सबसे ताकतवर ड्रोन से अब भारत को निशाना बनाएंगे। फिर क्या था, भारत का सब्र वहीं से खत्म हो गया और भारत ने पहली बार वो किया है जिसको लेकर के तुर्की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। तुर्की को लगा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, उसके ड्रोन को निशाना बनाएगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ तुर्की के ड्रोन को निशाना बनाया है, बल्कि तुर्की के ड्रोन के पूरे सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत की तरफ से। यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है। बता दें कि तुर्की का सबसे ताकतवर ड्रोन बैरक्टार TB2 को तुर्की ने भारत के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह वही ड्रोन है जिसे तुर्की ने रूस यूक्रेन के बीच में यूक्रेन को दिया और फिर अजरबैजान को देकर के आर्मेनिया के खिलाफ उसका इस्तेमाल करवाया है। खैर, दूर मत जाइए, यही तुर्की ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करवाया था ऑपरेशन भारत के सिंदूर के दौरान। और यह बात खबर पूरी दुनिया को पता थी। भारत को भी यह बात बखूबी पता थी। खैर, तब तो भारत ने तुर्की को छोड़ दिया था। लेकिन आखिरकार भारत ने इस बार तुर्की को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा है और अब भारत ने तुर्की के सबसे बड़े ड्रोन सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया है इस वक्त। और पूरा का पूरा तुर्की का ड्रोन सिस्टम तबाह हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि तुर्की के जो हजारों की तादाद में ड्रोन अलग अलग जगहों पर ऑपरेट कर रहे थे, वह पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड हो चुके हैं। यानी कि भारत ने तुर्की के ड्रोन नहीं, बल्कि तुर्की के ड्रोन की आत्मा को ही ध्वस्त कर दिया है। और इसके चलते अब तुर्की पूरी तरीके से बौखला चुका है। तुर्की ने भारत का एक बार फिर से बहुत बड़ा अल्टीमेटम, और यूं कह लीजिए इस बार अल्टीमेटम नहीं बल्कि तुर्की धमकी देने पर उतारू हो चुका है। यानी फिर से वही घटिया हरकत, बार बार मुंह की खाने वाला तुर्की एक बार फिर से मुंह की खाने के लिए खड़ा हुआ तो भारत ने वही किया जो उसे जरूरत इस वक्त मौजूद महसूस हो रही थी। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त निकल करके आ रही है? इस मामले को लेकर के भारत ने किस कदर से तुर्की के पूरे ड्रोन सिस्टम को ही ध्वस्त किया। बता दें कि तुर्की ड्रोन्स के मामले में सबसे अपने आप को ताकतवर मान रहा था। वो यह मान रहा था कि उसके बैरफ्तार TB2 ड्रोन को कोई साजी नहीं है, यानी कि उसको कोई भी नकार नहीं सकता है और ना ही इसका कोई अल्टरनेट है। लेकिन तुर्की शायद भूल चुका था कि वह किसके सामने खड़ा है। वो भारत के सामने खड़ा है, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आगे है, बल्कि सामने वाले की पहले सबसे बड़ी ताकत को ही वह खत्म कर देता है। और भारत ने वही किया है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ यूनाइटेड नेशन में अपने सबसे बड़े शक्ति का प्रदर्शन किया है, जो कि भारत की कूटनीतिक क्षमता है, और भारत ने दूसरी तरफ सिर्फ भूमध्य सागर में ही तुर्की को इस कदर से झुका दिया है, जिससे भारत ने बता दिया है कि असल में अब भारत की सामरिक क्षमता भी कुछ कम नहीं है। और इस वक्त भारत दोनों मोर्चों पर पूरी तरीके से तुर्की को तबाह करने पर तुला हुआ है। और भारत ने कुछ कदम उठाए हैं जिसके चलते तुर्की हिल चुका है। जो तुर्की इजराइल तक को मात दे देता था, वह तुर्की भारत के आगे सरेंडर करने पर मजबूर हो चुका है। इसलिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अपील है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह से आप यह वीडियो देख रहे हैं, अपनी जगह का, अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम यह समझ सके कि आखिरकार हमारे देश में व्यूअर्स हमसे कहां से जुड़े हुए हैं। और हाँ, अगर आप कमेंट भी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप भी हमारी इस पूरी की पूरी फैमिली में शामिल हो सके। दोस्तों, बात तुर्की के अब और भारत के बीच में यहाँ पर ईगो पर आ चुकी है। तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम दिया था। यह अल्टीमेटम भारत ने सिरे से खारिज भी कर दिया। और भारत ने न सिर्फ अल्टीमेटम को खारिज किया, बल्कि भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत को भी पहुंचाया। हालांकि भारत का कोई इरादा नहीं था कि वह तुर्की के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन ले, लेकिन तुर्की ने जानबूझकर के भारत के रास्ते में रोड़ा डाल के अपने लिए अब खुद ही आफत खड़ी कर ली है। भारत ने पहले तो अभी तुर्की की न सिर्फ ऊर्जा सप्लाई लाइन को कट किया है, लेकिन अब भारत ऊर्जा की सप्लाई लाइन को कट करने के बाद तुर्की के इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने जा रहा है। दरअसल ऐसा पहली बार होने जा रहा है
जब भारत ने ना तो समुद्र में कोई मिसाइल छोड़ी, ना ही कोई हथियार चलाए, बल्कि उसने वही चोट मारी जहां तुर्की को सबसे ज्यादा दर्द था। उसकी सबसे गर्व वाली जगह उसका बेकर तट नाम का यह ड्रोन, और यह ड्रोन की फैक्ट्री को भारत ने इस वक्त सबसे बड़ा निशाना बनाते हुए काम किया है। हमला किसी बम से नहीं, यह हमला कोड से किया गया है। जी हां, यह बात का सीक्रेट था। यह मिसाइल हमला नहीं थी, या साइबर रॉकेट था। भारत की साइबर फोर्सेस ने ऐसा हमला किया जो हमला देखने में तो तुर्की को बिल्कुल भी नहीं दिखा, लेकिन तुर्की के सबसे बड़ी ताकतवर जगह पर जाकर के लगा, और ऐसा लगा कि यह सिस्टम का कंट्रोल ही पूरी की पूरी तरीके से क्रैश हो गया। महज 4 मिनट के भीतर तुर्की की ड्रोन प्रोडक्शन लाइन ठप हो गई। उसकी असेंबली रोबोट्स काम करने बंद कर दिए, और इसके बाद सरिल्ला सिस्टम ब्लैकू सर्वर रूम में अलार्म बजता रहा, लेकिन मॉनिटर पर सिर्फ एक लाइन चमक रही थी। वो थी इंडिया स्ट्राइक बैक। बस इतना सा लिखा था तुर्की के इस वक्त सिस्टम पर, और तुर्की के इंजीनियर यह भी समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उनके सिस्टम में रशियन फायरवॉल था, अमेरिकन बैकअप था, इजराइल एंटी हैक लॉक था, लेकिन उनमें सिर्फ एक चीज की कमी थी, जिसका नाम है इंडियन ब्रेन फायरवॉल, जो कि उनके पूरे के पूरे सिस्टम में कहीं भी नहीं था। भारत ने साइबर वॉरियर्स ने तुरंत तुर्की के सर्वर को ऐसे काबू किया जैसे बाज अपने शिकार को पंजे में जकड़ लेता है। और सबसे मजेदार बात तो यहां थी कि भारत ने हमला करने से पहले दुनिया को बताया भी नहीं, कहा भी नहीं, सीधे कर दिया। क्योंकि भारत अब वो देश नहीं है जो सिर्फ बयानबाजी करता है। भारत वो देश है जो एक्शन करने के बाद अब दुनिया को बताता है। यह बात हम पहले भी देख चुके हैं, ऑपरेशन हमारे जो पहले हो चुके हैं। खैर, उन ऑपरेशन की बात यहां करना अभी जरूरी नहीं है। अभी तुर्की की जिस कदर से पिटी पड़ी है वह जानना बेहद जरूरी है। तुर्की ने सोचा था कि भारत के नाटो की धमकी देगा, लेकिन उसके नाटो के अंदर से ग्रीस ने भारत के समर्थन में खुला बयान दे दिया। फ्रांस ने कहा कि तुर्की को उसकी हद में रहना चाहिए था ना। अफ्रीका ने, अमेरिका ने साफ कह दिया कि इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबल साइबर पावर पर वो किसी पर ऐसे ही किसी तरीके का साइबर हमला नहीं करता। और रूस मुस्कुराते हुए कह रहा था कि क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई देश तुर्की को झुका सकता है तो वह कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। लेकिन इस हमले की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि भारत ने सिर्फ सिस्टम शटडाउन नहीं किया, बल्कि उस पूरे के पूरे ड्रोन सिस्टम, ड्रोन प्रणाली को, फ्लाइट कोड को ही लीक कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुर्की ड्रोन अब तक दूसरे देशों को बेच के जो पैसे कमा रहा था, अब वही ड्रोन करोड़ों जो छाप रहा था, अब वही ड्रोन किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उनके कंट्रोल्स अब भारत के पास थे। भारतीय इंटेलिजेंस ने तो मजाक में यह भी कहा कि अगर तुर्की ने फिर से जुबान चलाई तो उसके ड्रोन से ही उसके ऊपर हम आतिशबाजी कर देंगे। खैर, यह बात तुर्की को समझ में आ चुकी है, और पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि भारत ने किया तो किया कैसे। कुछ एक्सपर्ट्स कहने लगे शायद भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज ने, और कुछ लोग कह रहे थे भारत की खुफिया एजेंसीज ने, और कुछ लोग यह बोल रहे थे कि डिफेंस साइबर एजेंसी रही होंगी। लेकिन भारत चुप्पी साध रखा है, क्योंकि भारत को अब तक क्रेडिट चाहिए ही नहीं, उसे सम्मान चाहिए, और वह सम्मान खुद ही ले लेता है। तुर्की के पार्लियामेंट सहित कई जगहों पर इसको लेकर के सवाल जवाब दागे जा रहे हैं। गवर्नमेंट बोली या रशिया से मदद ली होगी या फिर कुछ और। कुछ लोग बोल रहे हैं इजराइल ने कोड दिया होगा, लेकिन सच में यहां था किसी इंसान ने नहीं। यह भारत के सबसे बड़े ताकतवर कौशल का नतीजा है, और कौशल का नतीजा तो दुनिया देख ही रही है। यहां से लेकर के अमेरिका तक भारत की चर्चा हो रही है, सिर्फ एक ही चीज, कौशल की वजह से। इंडियन की वो ताकत जो उनके ब्रेन में बसती है, वो ताकत है। यहां पर सबसे बड़ा गवाह या किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है, जहां 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक प्रतिशोध की ऊर्जा से सब कुछ संपन्न हुआ। भारत ने यह संदेश सिर्फ तुर्की को नहीं दिया, बल्कि यह संदेश चीन, पाक और उन देशों को भी दिया गया जो भारत के पीठ पीछे साजिशें रचने की कोशिश करते हैं, चाहे वह सऊदी अरब ही क्यों ना हो। और यह साइबर अटैक सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक ट्रेलर था कि अगर भारत चाहे तो बिना एक गोली चलाए भी दुश्मन कोई देश को लकवाग्रस्त कर दे सकता है। अब सवाल यह है कि तुर्की चुप हो जाएगा? नहीं, वह शोर मचाएगा, यूएन में रोएगा, ओआईसी में शिकायत करेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? भारत ने साफ कह दिया है, वी डोंट रिसॉन्ड टू नॉइज, वी रिसॉन्ड टू अटैक। दुनिया में आज हर बड़ी प्रेस एजेंसी ब्रेकिंग न्यूज पर छा चुकी है। यह बात हमें इस वक्त तुर्की पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटने की कोशिश कर रहा है कि भारत ने जो किया है वो उसके नॉर्म्स के खिलाफ है, और किसी देश का नॉर्म्स ऐसा नहीं कहता कि उसके पूरे के पूरे प्रणाली को ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन शायद तुर्की यह भूल गया था कि किसी देश का कानून यह भी नहीं कहता कि किसी देश के युद्धपोत की रेकी की जाए, किसी देश के युद्धपोत की सर्विलांस से फुटेज निकाली जाए, किसी देश के युद्धपोत के ऊपर चल रही एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, और किसी देश को धमकी तो बिल्कुल भी ना दी जाए। और खास करके जब देश सामने भारत खड़ा हो ना, तो सोच समझ कर ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जवाब देने में अमेरिका भी कतराता है, तो तुर्की किस खेत की मूली है जो भारत से भिड़ने चला था। खैर, तुर्की का ड्रोन सिस्टम तो अब गया। अब तुर्की की दूसरी सबसे बड़ी पावर जिसे वो मानता है वो है उसकी नेवी ही। अब बात आ रही है नेवी पे, और अब जब बात नेवी पर आ ही गई है तो भारत के 5 युद्धपोत तो पहुंच ही चुके हैं मेडिटेरियन सी में, और अब अपनी ताकत वो दिखाना भी शुरू कर चुके हैं। इस वक्त पूरा का पूरा भूमध्य सागर एक अजीब सी शांति में डूब चुका है। जो तुर्की अब तक उछल कूद मचा रहा था,
वो तुर्की अब बिल्कुल से शांत होकर के बैठ गया है। वो तुर्की कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। वो तुर्की अब धमकी भी नहीं दे रहा है, लेकिन तुर्की शांत तो नहीं बैठेगा। एक बार फिर से अपनी घटिया हरकतों और अपने सबसे कमजोर डिफेंस को ट्राई जरूर करेगा वो भारत पर, क्योंकि उसकी फितरत में ही है। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जो मुस्लिम जगत का खलीफा बनने की चुल बैठी है ना, वो उसे शांत बैठने नहीं देगी जब तक वो बुरी तरीके से भारत के हाथों पिट नहीं जाता। और इस वक्त पिटने की स्थिति तो बनी ही हुई है। भारत ने पिटना भी शुरू कर दिया है। एक के बाद एक भारत उसके ठिकाने और उसकी सबसे बड़ी ताकत की सांसें रोकने पर लगा हुआ है। और अब देखना यह है कि भारत इस वक्त यूएन में क्या कर रहा है। तो चलिए जरा चलते हैं यूएन की तरफ कि आसिन काल में चल क्या रहा है, माजरा क्या है। दरअसल जैसे ही यह घटनाक्रम सामने आता है, इसके बाद तुर्की तुरंत यूएन में खड़ा होकर के भारत के खिलाफ स्टेटमेंट पास करता है। तुर्की की तरफ से डेलीगेट्स ने भारत को लेकर के सीधे कहा कि भारत ने उनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की है, उनके साइबर सिस्टम को ब्रेक किया है। खैर, अब जैसे ही यह बात यूएन में पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। दुनिया को लगा कि भारत ने यह क्या किया। भारत तो एक बहुत ही सज्जन देशों में से है। भारत उन देशों में से है जो सबसे ज्यादा देशों की इज्जत भी करता है और सबसे ज्यादा देशों से बेहतर संबंध भी चाहता है। खैर, बात तो सबको समझ में पहले ही आ रही थी, लेकिन जैसे ही भारत ने तुर्की का जवाब दिया, उसके बाद भारत के समर्थन में जो तालियां यूएन में पीटी गईं, खैर वो दिल को शांति देने वाली थी। दुनिया को लगा कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन जैसे ही भारत की तरफ से भारत के डेलीगेट्स ने यूएन में जवाब दिया कि तुर्की ने भारत के भूमध्य सागर में मौजूद नौसेना के युद्धपोत पर रेकी करने और भारत के साथ इलीगल एक्टिविटी करने साथ ही भारत को धमकाने की कोशिश की थी, और जैसे ये बात पूरी दुनिया ने सुनी, इसके बाद दुनिया ने कहा भारत का निर्णय बिल्कुल सही था और भारत ने जो किया है वह एक रिस्पॉन्सिबल और एक ऐसे देश की तरफ से किया जाना बेहद जरूरी है जिसे सामने से कोई देश थ्रेट दे रहा हो। और जैसे ही यह बात तुर्की ने सुनी, तुर्की को लगा कि वह तो अब अलग पड़ गया। खैर, 5 देश फिर भी उसके सपोर्ट में थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो 5 देश कौन थे। खैर, उन देशों का जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो उससे भी कहीं ज्यादा गैर गुजरे हैं। वो सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए यूएन में बैठे ही हैं। अब यह बात जैसे ही पूरी दुनिया में फैल चुकी है, अब यह मान रहे हैं कि भारत के अगले एक्शन तुर्की पर और बड़े हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी ताकत को पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब देखना यह है कि भारत करने क्या वाला है। तुर्की का ड्रोन सिस्टम भारत की साइबर आंधी में जब पूरी तरह से ध्वस्त हुआ तो पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गईं। अंकारा की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। वहां की संसद में हंगामा था और राष्ट्रपति एर्दोगन के चेहरे पर बेकाबू गुस्सा। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तुर्की ने दोबारा वही हरकत दोहराई तो उसके दूसरे सबसे बड़े गर्व यानी उसकी नेवी को भी भारत ऐसा सबक सिखाएगा कि फिर पूरी दुनिया तुर्की को पानी के जहाज के मलबे के रूप में याद रखेगी। एर्दोगन बौखलाए हुए थे। उन्होंने तुरंत अपने जनरल्स की बैठक बुलाई और कहा कि भारत को अब उसकी औकात दिखानी होगी। भारत ने हमारे ड्रोन सिस्टम पर साइबर हमला कर दिया तो क्या हुआ, हमारे पास नाटो है, हमारे पास समंदर की ताकत है। लेकिन यहां उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। वो भूल यह कि उन्होंने भारत को कमतर समझा। तुर्की यह मानकर चल रहा था कि भारत ज्यादा से ज्यादा साइबर अटैक करेगा या युद्धपोत भेजेगा, लेकिन तुर्की को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार सिर्फ मोर्चे पर नहीं, उसके सबसे गहरे जख्म पर वार करने वाला है। दोस्तों, भारत ने पहले ही अपनी स्ट्रेटजी बना रखी थी। भूमध्य सागर में भारत के युद्धपोत पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन उनका असली मिशन केवल सैन्य ताकत दिखाना नहीं था। असली खेल अंदर खाने शुरू हुआ। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तुर्की की नेवी की कम्युनिकेशन लाइनें चुपचाप हैक करनी शुरू कर दी। महज 72 घंटे में भारतीय साइबर वॉरियर्स ने तुर्की की नेवी के इंटरनल नेटवर्क में ऐसे सेंध लगाई कि तुर्की को इसका पता भी नहीं चला। यही नहीं, भारत ने तुर्की के कुछ नेवी बेस के ब्लूप्रिंट और सीक्रेट कोऑर्डिनेट्स तक निकाल लिए। सोचिए जरा, तुर्की का गर्व, उसकी नेवी, उसके सबमरीन बेस, सब भारत के सामने जैसे खुली किताब बन चुके थे। और मजे की बात तो यह थी कि भारत ने इन जानकारियों को न सिर्फ अपने पास रखा, बल्कि इन्हें ऐसे समय लीक किया जब तुर्की के अंदर राजनीतिक संकट गहराने लगा था। तुर्की की संसद में विपक्ष ने सीधे सवाल दागे, क्या हमारी नेवी अब भारत के रहमोक्रम पर है? क्या भारत हमारी हर मूवमेंट देख रहा है? वहां के मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज थी, भारत ने तुर्की की नेवी सिस्टम को भी हैक कर लिया। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, अंकारा की सड़कों पर लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे, यानी भारत ने बिना एक गोली चलाए तुर्की को अंदर से हिलाना शुरू कर दिया। अब बात आती है भारत की कूटनीति की। भारत ने इस बार न केवल तुर्की को तकनीकी मोर्चे पर ध्वस्त किया, बल्कि यूनाइटेड नेशन में भी वही किया, जिससे तुर्की की बोलती बंद हो गई। भारत के डेलीगेट ने जब यूएन में खड़े होकर साफ कहा कि भारत किसी देश पर पहले वार नहीं करता, लेकिन अगर कोई देश भारत की संप्रभुता को ललकारता है तो भारत वही करता है जिससे उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, तो पूरी दुनिया ने खड़े होकर ताली बजाई। यही नहीं, फ्रांस, ग्रीस और यहां तक कि अमेरिका तक ने कहा कि भारत ने जो किया वह सेल्फ डिफेंस था। मतलब साफ है कि तुर्की की सारी चालें अब खुद उसके खिलाफ जा रही थीं। लेकिन असली सस्पेंस अब भी बाकी था।
भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया जिससे तुर्की पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। भारत ने अपनी सीक्रेट स्पेस वॉर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के उन सैटेलाइट्स को जाम कर दिया जो भूमध्य सागर में उनकी नेवी को गाइड कर रहे थे। यानी अब तुर्की की नेवी अंधेरे में तैर रही थी। उनके मिसाइल सिस्टम लॉक नहीं कर पा रहे थे, उनके ड्रोन उड़ान नहीं भर पा रहे थे और उनके युद्धपोत दिशा नहीं पकड़ पा रहे थे। सोचिए, यह वही तुर्की था जो खुद को इस्लामी दुनिया का नेता मानता था और अब उसी तुर्की की नेवी एक एक कर पानी में बेकार हो रही थी। भारत ने यहां भी कमाल किया। भारत ने किसी भी मिसाइल से हमला नहीं किया, कोई बम नहीं गिराया, कोई टारपीडो नहीं छोड़ा, सिर्फ टेक्नोलॉजी से तुर्की की सांसें रोक दी। और यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया जा सकता है, बम का जवाब बम से, लेकिन टेक्नोलॉजी का जवाब तुर्की के पास था ही नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एर्दोगन को समझ आ चुका था कि भारत से पंगा लेना अब उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या के बराबर है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें चुप रहने नहीं दे रहा था। उन्होंने नाटो से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नाटो के बड़े देशों ने साफ कह दिया कि वो भारत से टकराव मोल नहीं लेना चाहते। ग्रीस ने खुलकर भारत का समर्थन किया और कहा कि तुर्की की हरकतें पूरे यूरोप के लिए खतरा हैं। फ्रांस ने भी भारत के साथ खड़े होकर तुर्की को हद में रहने की सलाह दी। दोस्तों, यह वही पल था जब भारत की कूटनीति और सामरिक शक्ति दोनों ने मिलकर तुर्की को चारों खाने चित कर दिया। अब पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि भारत सिर्फ दक्षिण एशिया का ही नहीं, बल्कि भूमध्य सागर से लेकर अटलांटिक तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में सक्षम है। तुर्की को भारत के साइबर वार से जो चोट लगी थी, उसने उसके राष्ट्रपति एर्दोगन की राजनीतिक नींव हिला दी थी। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ, क्योंकि भारत ने यह तय कर लिया था कि अब वह तुर्की को सिर्फ तकनीकी मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक और कूटनीतिक ढांचे को भी अंदर से झकझोर देगा। और यही वह पल था जब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर न सिर्फ रक्षात्मक है, बल्कि पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। भारत ने चुपचाप तुर्की की आर्थिक नसों पर भी वार करना शुरू कर दिया। भारत जानता था कि तुर्की की पूरी अर्थव्यवस्था दो बड़े स्तंभों पर टिकी है, एक उसका टूरिज्म और दूसरा उसकी ऊर्जा आपूर्ति। भारत ने सबसे पहले अरब देशों के साथ अपने गुप्त कूटनीतिक चैनलों को सक्रिय किया और उन देशों को यह भरोसा दिलाया कि तुर्की अगर इसी तरह की हरकतें करता रहा तो उसके खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी करना भारत के साथ मिलकर उनके लिए भी फायदेमंद होगा। और हैरानी की बात यह थी कि अरब देशों ने धीरे धीरे भारत की बात माननी भी शुरू कर दी। खाड़ी देशों से तुर्की को जो निवेश और फंडिंग मिलती थी, वह अचानक से कम होने लगी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस और ईरान के साथ भी अपने बैकडोर डील्स को तेज कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि तुर्की की ऊर्जा लाइनें कमजोर कर दी जाएं। अब हालात यह हो गए थे कि तुर्की के कारखानों में बिजली संकट बढ़ने लगा और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार डगमगाने लगी। एर्दोगन को समझ आ गया था कि भारत से पंगा लेना अब उनके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था और उन्होंने फिर से वही गलती कर दी जो दुश्मन अक्सर भारत के सामने करता है। उन्होंने ओआईसी की बैठक बुलाई और वहां भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कहानी पलट चुकी थी। ओआईसी में कई मुस्लिम देश तुर्की के खिलाफ ही बोल पड़े। यहां तक कि सऊदी अरब और यूएई ने खुलकर कहा कि तुर्की इस्लामी दुनिया को खतरे में डाल रहा है और भारत जैसे जिम्मेदार देश को टारगेट करके उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। यह सुनकर एर्दोगन का चेहरा और उतर गया, क्योंकि जिस मुस्लिम जगत के खलीफा बनने का सपना वह देख रहे थे, वही देश अब उनके खिलाफ बोल रहे थे। इधर भारत ने भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहतरीन तरीके से यूएन में कैश किया और कहा कि भारत कभी भी किसी पर पहले वार नहीं करता, लेकिन अगर कोई देश भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ जाता है तो भारत वही करता है जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन जाता है। इस बयान के बाद भारत को जो तालियां यूएन में मिली, उसने भारत के कद को और ऊंचा कर दिया। तुर्की अब अकेला पड़ चुका था और उसके राष्ट्रपति एर्दोगन अंदर ही अंदर राजनीतिक संकट से जूझ रहे थे, क्योंकि उनकी संसद में विपक्ष अब खुलकर कह रहा था कि एर्दोगन ने भारत से टकराकर तुर्की को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया है। विपक्षी सांसदों ने यहां तक कह दिया कि एर्दोगन ने तुर्की को भारत के सामने गिरवी रख दिया है और यह बयान सुनकर तुर्की के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात बनने लगे। जनता सड़कों पर उतर आई। लोग बिजली संकट, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे और इस सब के बीच भारत ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए तुर्की के विपक्षी दलों को यह मैसेज भिजवा दिया कि अगर तुर्की भारत के खिलाफ दुश्मनी की नीति छोड़ दे और एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार करे तो भारत तुर्की की आर्थिक मदद करने को तैयार है। यानी भारत ने तुर्की की राजनीति को सीधे सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया। अब तुर्की की जनता के बीच यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों हम भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जबकि भारत पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के जरिए नई ताकत बन चुका है। एर्दोगन को अपनी गद्दी खतरे में दिखने लगी और उन्होंने एक बार फिर नाटो के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नाटो भी भारत के सामने बिखर गया। अमेरिका ने साफ कह दिया कि वह भारत से टकराव नहीं चाहता, क्योंकि भारत इस वक्त एशिया का बैलेंस ऑफ पावर है और अगर अमेरिका भारत से टकराता है तो चीन इसका फायदा उठाएगा। वहीं यूरोप के देशों ने भी तुर्की को चुप रहने की सलाह दी।
अब एर्दोगन पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि भारत ने तुर्की की नेवी को भी पूरी तरह से घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली थी। भारत ने भूमध्य सागर में अपने 5 युद्धपोत भेजने के बाद तुर्की की सबमरीन मूवमेंट को पूरी तरह से ट्रैक करना शुरू कर दिया और अचानक एक दिन तुर्की की 3 सबमरीन का लोकेशन लीक हो गया। यह लोकेशन ग्रीस के पास पहुंचा और ग्रीस ने तुरंत अपनी नौसेना को अलर्ट कर दिया। यानी भारत ने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को ऐसा तोहफा दे दिया जिससे तुर्की की नींद उखड़ गई। तुर्की के एडमिरल समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके सबसे गोपनीय मिशन का लोकेशन ग्रीस को कैसे मिल गया, जबकि हकीकत यह थी कि भारत के सैटेलाइट्स ने उनकी हर मूवमेंट को पहले ही ट्रैक कर लिया था और जब भारत ने सही वक्त देखा तो उसने वह जानकारी ग्रीस को थमा दी। अब तुर्की को यह समझ आ चुका था कि भारत न केवल साइबर मोर्चे पर बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी उसे घेर चुका है, लेकिन भारत ने अभी भी कोई मिसाइल या बम का इस्तेमाल नहीं किया। यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बिना एक गोली चलाए दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। दुनिया अब यह सोचने लगी थी कि भारत का असली हथियार उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी रणनीति और उसका दिमाग है। भारत ने साबित कर दिया था कि अगर वह चाहे तो दुश्मन को अंदर से तोड़ सकता है। तुर्की अब अपने ही देश में घिर चुका था। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद, उसकी जनता नाराज, उसकी राजनीति हिल चुकी और उसकी सेना का भरोसा टूट चुका। लेकिन एर्दोगन अभी भी जिद पर अड़े थे और भारत को आखिरी धमकी दी कि अगर भारत ने फिर से दखल दिया तो तुर्की उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देगा। लेकिन भारत ने इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध हम पर थोपा गया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि तुर्की का नाम नक्शे से मिट जाएगा। इस बयान के बाद तुर्की खामोश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि भारत के पास सिर्फ सेना की ताकत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का समर्थन है। और अब भारत वही कर रहा था जो एक सच्चा विश्व नेता करता है, यानी बिना हथियार उठाए दुश्मन को घुटनों पर ला देना। भारत ने यह संदेश सिर्फ तुर्की को नहीं दिया बल्कि चीन, पाकिस्तान और उन सब देशों को भी दे दिया जो भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं कि अब भारत को हल्के में लेना मौत को दावत देने जैसा है। और दोस्तों, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के साइबर वॉरियर्स, भारत की कूटनीति और भारत की सामरिक क्षमता ने तुर्की को ऐसा सबक सिखाया है जो वह 100 सालों तक नहीं भूल पाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब भारत को आखिरी धमकी दी थी तो उन्होंने यह सोच लिया था कि शायद भारत डर जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत पहले से ही उनके राजनीतिक पतन का पूरा खेल बुन चुका है। भारत ने तुर्की की आंतरिक राजनीति में ऐसा बीज बो दिया था जो धीरे धीरे फूट रहा था और अब वह समय आ चुका था जब वह बीज पूरे दरख्त में बदलकर एर्दोगन की गद्दी को हिला देगा। तुर्की की जनता अब पहले जैसी नहीं रही थी। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली संकट और लगातार युद्ध की धमकियों ने उन्हें गुस्से से भर दिया था और विपक्ष ने इस गुस्से को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की खुफिया एजेंसियों ने विपक्ष को ऐसी गुप्त जानकारियां थमा दी जिनसे यह साबित हो गया कि एर्दोगन ने भारत से टकराव के लिए अरब देशों से भारी कर्ज लिया था और उस कर्ज को जनता के कल्याण पर खर्च करने के बजाय युद्ध की तैयारियों में झोंक दिया। यह खुलासा होते ही इस्तांबुल और अंकारा में लोग सड़कों पर उतर आए।